नमस्कार बच्चों। आज मैं आपके सामने एक नई कविता के साथ उपस्थित हुआ हूँ जिसका नाम है पर्वत प्रदेश में पावस। इसकी कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। यह कविता कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से ली गई है। इस कविता में कवि ने पावस ऋतु में पर्वतीय प्रदेश में क्षण क्षण होने वाले परिवर्तनों का सूक्ष्म चित्रण किया है। आगे हम इस कविता को दो दो पंक्तियों के माध्यम से समझेंगे। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। पावस ऋतु का मतलब होता है वर्षा ऋतु, रेनिंग सीजन। पर्वत प्रदेश, हिल स्टेशन, जहाँ पे बहुत सारे पर्वत हों, पर्वतों का देश। पल पल परिवर्तित, पल पल का मतलब होता है हर पल, एवरी मोमेंट। परिवर्तित, बदलना। प्रकृति वेश, नेचर। इस पंक्ति के माध्यम से कवि बताना चाहता है कि वर्षा ऋतु थी, पर्वतों से घिरा प्रदेश था। वर्षा ऋतु में बादलों के कारण प्रकृति का रूप प्रत्येक क्षण बदल रहा था। अर्थात कभी बादल हट जाते जिससे सारा प्रदेश चमकने लगता, और कभी घोर काले बादल घिर आते जिसके कारण चारों ओर धुंध फैल जाती। उसके कारण अंधेरा हो जाता और वातावरण गीला सा लगने लगता। फिर कभी रिमझिम करके बादल बरसने लगते। इस प्रकार वर्षा के बादलों के कारण प्रकृति अपने अनेक रंग रूप बदल रही है। इसलिए कहा है कि यहाँ पे वर्षा ऋतु में कैसे, हिल स्टेशन में कैसे मौसम बदलते हैं, पल पल, एवरी मोमेंट दैट ओके नेचर इज चेंजिंग। प्रकृति जो है अपने रूप को बदल रही है हर पल। जैसे मैंने आपको बताया कि कभी बारिश होने लगती है, कभी बादल छा जाते हैं, अंधेरा छा जाता है, और कभी आसमान साफ हो जाता है। इसमें ये बताया गया है। आगे की पंक्ति हम देखेंगे। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्र दृग सुमन फाड़। मेखलाकार का अर्थ होता है कि करघनी के आकार की पहाड़ की ढाल। पर्वत, माउंटेन। अपार, बहुत ज़्यादा। अपने, खुद के। सहस्र, हजार। दृग, आंखें। सुमन, फ्लावर। फाड़ मतलब खोल करके। ये यहाँ पर पर्वत के बारे में बताया गया है कि यहाँ पे बहुत सारे पर्वत हैं। जैसे कि वर्षा ऋतु में उस पल पल बदलने वाले सुहाने वातावरण में एक बहुत ऊंचा, आर पार फैला गोल आकार वाला पहाड़ दिखाई दे रहा है। कभी कहते हैं एक बड़ा सा पहाड़ है जो आर पार हर जगह फैला हुआ है। उस पर अपने साथ, उस पर क्या है, उस पर हजार फूल खिले हुए हैं। हजार फूल खिले हुए हैं। वे जो फ्लावर हैं, जो फूल हैं, वो क्या हैं, वे पहाड़ की आंखें हैं। जैसे हमारे पास दो आंखें होती हैं, उसी तरह से ये हजारों आंखें हैं। किसकी आंखें हैं ये पहाड़ की आंखें हैं। दिग सुमन फाड़, अर्थात वो अपनी सुमन रूपी आंखों से, सॉरी, यस, फूल रूपी आंखों से आप आंखें खोल करके वो देख रहा है। कौन देख रहा है, ये पर्वत अपनी हजारों फूल रूपी आंखों के द्वारा आंखों को खोल करके वो देख रहा है। क्या देख रहा है, हम आगे की पंक्ति में देखेंगे। अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार। अवलोक रहा है मतलब वो देख रहा है, इज लुकिंग। अवलोक रहा है बार बार, अगेन एंड अगेन। नीचे जल में निज महाकार, नीचे जल में निज महाकार। नीचे जो पानी है, आप देख सकते हैं पहाड़ के नीचे बहुत एक बड़ा तालाब है। जो पानी है उसमें अपने आकार को वो देख रहा है। कौन देख रहा है, ये पहाड़ देख रहा है। अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार। अपने महाकार, अपने विशाल काय आकार को जो उसके नीचे पानी है, जल है, उसमें बार बार वो देख रहा है। इसका मतलब ये है, अवलोक मतलब देखना, महाकार विशालकाय आकार, निज मतलब खुद का, बार बार अगेन एंड अगेन, इसके में ये बताया गया है। आगे की पंक्ति देखेंगे। जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। ये जो तालाब है, इसके चरणों में एक माउंटेन है, माउंटेन के नीचे जो तालाब है, उसे कैसा तालाब है, ये विशाल है, प्लस दर्पण सा फैला हुआ है। इस लाइक मिरर, मिरर में जिस तरह से रिफ्लेक्शन, मतलब जो माउंटेन की जो शेडो है उसमें रिफ्लेक्ट हो रही है, माउंटेन रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो कवि ने
इस पानी को, क्योंकि वो भी पानी स्वच्छ एंड साफ एंड स्वच्छ है, जैसे झील का पानी होता है एकदम साफ एंड स्वच्छ होता है, उसी तरह से ये पहाड़ पे ये पानी है। पहाड़ के नीचे तालाब जो है बहुत साफ स्वच्छ है और इसमें पहाड़ की छवि दिखाई देती है। कवि कह रहा है कि ये कैसा है, ये मिरर की तरह है, जिसके चरणों में पला ताल, मतलब पला का मतलब रहना, ताल मतलब पूर्ण, तालाब, चरणों मतलब पैर में, दर्पण सा फैला। ये कैसा है, एक मिरर की तरह है, दर्पण की तरह, शीशे की तरह फैला हुआ है, एक विशाल मात्रा में फैला हुआ है, ये बताया गया है कवि ने इसमें। यहाँ पे एक साथ सभी पंक्तियों को दे दिया गया है, हम देखेंगे क्या है इसमें। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्र दृग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। इसके शब्दार्थ भी दिए गए हैं, आप अच्छे से समझ लीजिएगा, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। यहाँ पे इसकी व्याख्या है इन पंक्तियों का। कवि कहता है कि पर्वतीय क्षेत्र था, वर्षा ऋतु में ऐसा लगता था मानो प्रकृति पल पल अपना रूप बदल रही थी। सामने विशाल काय पर्वत करधनी के समान दूर दूर तक फैला था, उस पर हजारों फूल खिले हुए थे, वे फूल मानो पर्वत की आंखें थीं। ऐसा लगता था मानो वह पर्वत अपनी हजार हजार आंखों से नीचे फैले जल में अपने विशाल आकार को निहार रहा था। उस पर्वत के पांवों के पास, यहाँ पे देख सकते हैं कि जिसके चरणों में पला था, उस पर्वत के पांवों के पास एक विशाल तालाब था, जो कैसा था, जो दर्पण के समान साफ, स्वच्छ और पारदर्शी था। उसमें पर्वत का प्रतिबिंब झांक रहे थे, मतलब पर्वत का रिफ्लेक्शन उसमें हो रहा था, इसीलिए कहा है कि एक मिरर की तरह, दर्पण सा मिरर की तरह कहा गया है। आगे देखेंगे हम लोग, यह पंक्ति इस प्रकार है। गिरि का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर। यहाँ पे गिरि का मतलब होता है माउंटेन, गौरव का मतलब होता है कि प्रेस्टीज या ग्लोरी, झर गाकर मतलब उसकी ग्लोरी को गाना या उसकी बड़ाई करना, झरझर मतलब जो झरने की आवाज आती है, झरझर की साउंड आता है। मद का मतलब होता है मस्ती या हैप्पीनेस। नस नस मतलब हमारी नसों में भी उत्तेजना पैदा करती है। उत्तेजना का मतलब तो भड़काया हुआ कह सकते हैं, या फिर स्टिमुलेटेड या एक्चुएटेड कह सकते हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि यहाँ पे उन जो पहाड़ पर झरने हैं उनके बारे में बताया जा रहा है कि झरने कैसे झर रहे हैं, उसकी किस तरह से आवाज आ रही है, उसके बारे में यहाँ पे बताया है। झाग उगलते उछालते हुए झरने झरझर शब्द करते हुए झर रहे हैं, लगता है जैसे वे झरने पर्वत की उच्चता और सुंदरता का यशगान कर रहे हैं। यहाँ पे गौरव गा रहे हैं, उनकी बड़ाई कर रहे हैं। ये झरने की बताया, गिरि का गौरव गाकर, ऐसा किसी के, जैसे हम लोग किसी की बड़ाई करते हैं, उसी तरह से यहाँ पे जैसे पहले भी बताया था, ये पूरा जो पूरी कविता है ये अलंकार से पूरी भरी हुई है। इसमें पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण अलंकार एक मुख्य अलंकार है इसमें। ओके, गिरि का गौरव गाकर झरझर मद में नस नस उत्तेजित कर। जो जो झरने हैं, ऐसा लगता है वे इस पहाड़ की महानता का गुणगान का करके झरझर कर रहे हैं। झरझर के मतलब होता है गा रहे हैं, कवि को ऐसा प्रतीक होता है। मद में नस नस उत्तेजित कर, और जो मद में मतलब ये मस्ती भरे हुए हैं हमारी नसों में। जब हम इस देखा जाए तो जब हम हिल स्टेशन जाते हैं, कहीं वाटरफॉल होता है, उसको देखते तो हमें एक अलग सी खुशी होती है, हमारे अंदर एक उत्तेजना पैदा हो जाती है। तो यहाँ पे कभी उसके बारे में बताया है कि ये झरने जो हैं इस पर्वत की गौरव गाथा, उसकी महानता का, उसकी ऊंचाई का, उसकी गौरव गाथा का बखान कर रहे हैं। जिस तरह से एक इंसान किसी कोई उसका बखान करता है एक इंसान का, उसी तरह से यहाँ पे जो झरने हैं इस पहाड़ की, इस पर्वत की गौरव गाथा प्रकट कर रहे हैं, झरझर करते हुए। आगे की पंक्ति हम देखेंगे। मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। यहाँ पर भी वही
झरनों के बारे में बताया गया है कि किस तरह से यहाँ पे झरने लग रहे हैं। मोती की लड़ी, दे आर लाइक, मोती का मतलब दे आर लाइक पर्ल, आप देख सकते हैं एकदम सफेद हो एकदम, ऐसा किस कलर का है, पर्ल की तरह, मतलब कंटिन्यूएशन इज लाइक चैन। ओके, मोती की लड़ी हो, मोतियों की माला की तरह लग रहे हैं झरने, सुंदर लग रहे हैं। झरते हैं झाग भरे निर्झर, झाग भरे निर्झर का मतलब होता है झरते, फॉलन मतलब जो गिरता है, झरते हैं गिरना। झाग मतलब इंग्लिश में फॉर्म कहते हैं, जिस तरह से एक साबुन जब बहुत से उसमें फेना आ जाता है, ओके, उसे झाग कहते हैं। भरे निर्झर, निर्झर मतलब होता है वाटरफॉल। तो ये कैसे गिर रहे हैं उसके बारे में बता रहा है। जिस तरह से ऊपर से आप नीचे आप देख सकते हैं, ऊपर से नीचे जब आता है एक क्या होता है, एक फॉलन मतलब इस तरह से झाग पैदा हो जाती है बहुत सारे। तो ये किस तरह से बताया गया है कि कैसे झल लग रहे हैं, ऐसा लगता है कि मोतियों की माला है, एक मोतियों की चैन है, द पर्ल चैन नेकलेस, चैन है पूरा, मतलब ऊपर से नीचे तक लगातार बह रहे हैं। और जब बह रहे हैं तो उसमें से झाग पैदा हो रही है, और इसमें यही बताया गया है, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे। ये झरने झाग भरे हैं, मोती की लड़ियों की तरह हैं और बहुत सुंदर लग रहे हैं, इसके बारे में बताया गया है। आगे की पंक्ति हम देखेंगे, और यह पंक्तियाँ इस प्रकार है। गिरिवर के उर से उठ उठ कर उच्च आकांक्षाओं से तरवर। गिरिवर का मतलब होता है माउंटेन, गिरिवर, उर मतलब हृदय, हार्ट, दिल, से उठ उठ कर मतलब उठे हुए हैं। उच्चाकांक्षाओं मतलब ऊंचा उठने की इच्छा, अर्थात एम्बिशियस, ऊंचा उठने की कामना, मतलब इंग्लिश में कहते हैं उसको एम्बिशियस। तरवर मतलब पेड़। तो इस पहले पिछली वाली पंक्ति में हमने देखा कि पूरा झरने के बारे में बताया गया है। अब इस पंक्ति में यहाँ पे पेड़ों के बारे में बताया गया है। जिस प्रकार एक मनुष्य की ऊपर आगे बढ़ने की इच्छा होती है, एम्बिशियस होता है, वो आगे बढ़ना चाहता है, उसी प्रकार ये पर्वत भी आगे बढ़ना चाहता है। इसकी भी एक महत्वाकांक्षा है, एक इसकी भी आगे बढ़ने की एक इच्छा है। तो ये मैंने पहले भी बताया था कि ये इसमें बहुत सारे अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो ये इसमें मानवीकरण अलंकार जो मुख्य है, पूरी कविता में आपको मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसीलिए हम कहते हैं, आपको ऐसा लगता होगा कि पहाड़ में कैसे ऊपर, लेकिन यहाँ पर कवि ने एक मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है, इसलिए निर्जीव को भी सजीव बताया है। वो एक इंसान की तरह इसमें उसको बिहेवियर करते हुए दिखाया गया है। सो गिर के उर से उठ उठ कर उच्च आकांक्षाओं से तरवर, जो पहाड़ है उस पे बहुत सारे पेड़ पेड़ हैं, वृक्ष हैं, और ऊपर उठे हुए हैं। ऐसा लगता है कि ये पहाड़ की इच्छा है, जो महत्वाकांक्षा है, वो पेड़ के रूप में, ट्री के रूप में प्रस्तुत की गई है। देखेंगे क्या है इसमें। ऊंचे पर्वत पर अनेक वृक्ष उगे हैं, वर्षा में नहाए होने के कारण वे बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। लगता है जैसे वे ऊंचे वृक्ष पर्वत के हृदय में रहने वाली महत्वाकांक्षा है, जो इनके रूप में प्रकट हुई है। मतलब जो पर्वत की इच्छा है, महत्वाकांक्षा है, एम्बिशियस है, वो कैसे प्रेजेंट हो रही है, इन जो ट्री हैं, पेड़ों के रूप में यहाँ पे इसमें बताया गया है, उजागर किया गया है। झांक रहे नीरो नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। झांक रहे हैं मतलब देख रहे हैं, झांक रहे हैं मतलब देख रहे हैं। नीरव मतलब था शांत आकाश, अनिमेष मतलब एक तक, अटल का मतलब होता है कि एकदम स्थिर है, एकदम सदा बना रहने वाला, द फिक्स है, क्योंकि वो उसके उनके अंदर कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। अनिमेष विद द फिक्स आई, नॉट विंकलिंग, मतलब कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है उनकी आंखों में। चिंता पर, ऐसा लगता है कि कुछ चिंतित हैं, चिंता में मग्न है। सिंकिंग और या फ्रस्ट्रेशन, इसमें कुछ भी हो सकता है मीनिंग, कि जो पर्वत पर बहुत सारे पेड़ उगे हुए हैं, ऐसा लगता है, जो हमने पिछली पंक्ति में कहा है कि जो पर्वत पर पेड़ उगे हुए हैं, ऐसा लगता है कि वो उसकी ऊपर उठने की एक महत्वाकांक्षा है, आकांक्षा के रूप में प्रस्तुत हुए हैं। और कैसे देख रहे हैं ये, झांक रहे हैं नीरो नभ पर। ये जो पहाड़ हैं, ये एकदम ऊंचे बड़े बड़े पहाड़ हैं, और ये आसमान की तरफ देख रहे हैं, झांक रहे हैं, लुकिंग टूवर्ड्स द स्काई। और कैसे खड़े हैं, अनमेय, जिस तरह से कोई आपने देखा होगा, कोई भी इंसान कभी कभी किसी चीज में खो जाता है,
वो देखता रहता है, हम उसे बुलाते हैं, वो उसका ध्यान कहीं और रहता है। तो इसी प्रकार ये उसकी आंखें खुली भी होती हैं। इसी प्रकार यहाँ पे बताया कि हैं झांक रहे नीरो नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। अनिमेष है विदाउट ब्लिंकिंग देयर आइज, अटल स्टैंडिंग नो मूवमेंट, कुछ चिंता पर, ऐसा लगता है कुछ चिंता में मग्न है, कुछ ऐसा लगता है कुछ सुलझाने में लगे हुए हैं, कोई किसी सोच में मग्न पड़े हुए हैं। जिस तरह से कि इंसान सोच में व्यस्त रहता है, हम उसको बुलाते हैं नहीं सुनता, ओके, किसी क्योंकि एक अलग धुन में रहता है। जिस तरह से आप एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ततारा बामिरो आपने पढ़ा होगा। ततारा बामिरो में किस प्रकार वो खोया रहता है, मतलब खोया रहता है, उसकी धुन में इतना खो जाता है, वो बार बार कहती है कि आप मेरा नाम क्यों पूछ रहे हो। ओके, इसी तरह से यहाँ पर भी ये एकदम शांत ऊपर मतलब देख रहे हैं, ऐसा लगता है कुछ चिंता है। यहाँ पे ये है, यहाँ पर ये सभी पंक्तियां एक साथ में दी गई हैं। गिरि का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। गिरि का गौरव, गिरि के उर से उठ उठकर, उच्च आकांक्षाओं से तरवर, झांक रहे नीरो नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। तो इन पंक्तियों में आप देख सकते हैं, पहले बताया है इसके बारे में, झरनों के बारे में बताया है, वाटरफॉल कैसे लग रहे हैं, जो माउंटेन मतलब हिल स्टेशन पे या जो उस पर्वत पर बहुत जो झरने हैं वो कैसे लग रहे हैं उसके बारे में बताया है। और उसके बाद यहाँ पे बताया है कि जो उस पहाड़ पर जो पेड़ उगे हैं उनके बारे में यहाँ पे चर्चा दी गई है। तो कवि कहता है कि पहाड़ों की छाती पर, और छाती का मतलब होता है हृदय, बहने वाले झाग भरे, झाग जैसे जल वाले झरने ऐसे मनोरम लगते हैं, मन को अच्छे लगते हैं, मानो ये मोती की लड़ियों से हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मोती की लड़ियों से सुंदर। ये झरझर की ध्वनि में मानो पर्वत की महानता का गुणगान कर रहे हैं, महानता का गुणगान कर रहे हैं। इस स्वर को सुनकर दर्शकों को नस नस में उत्तेजना भर जाती है। नस नस, एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी, हमारे उसमें क्या होता है कि हमेशा एक उत्तेजना जैसा उत्तेजित हो जाते हैं, स्टिमुलेटेड हो जाते हैं, अच्छा लगता है। नस नस मतलब रग रग में, इन एवरी पोर ऑफ द बॉडी। ओके, ये बताया गया कि नस नस में उत्तेजना भर जाती है, वे उत्साह और उमंग से ओतप्रोत हो जाते हैं, मतलब खुशी मिलती है हमको। पहाड़ की छाती में से उगकर, इसमें बताया गया है पहाड़ की छाती में से उगकर निकले हुए ऊंचे वृक्ष मन में उठी ऊंची आकांक्षा के समान लगते हैं। ये शांत आकाश में एकटक झांकते हुए एकदम मौन, अपलक, अटल और चिंता मतलब चिंतालीन खड़े हैं, मानो आकाश के रहस्य सुलझाने में लगे हैं, मतलब वो एक सोच में डूबे हुए हैं, कवि का ऐसा मानना है, क्योंकि उनके अंदर कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, एकदम शांत खड़े हुए हैं। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर। उड़ गया मतलब फ्लाइट, अचानक सडनली, भूधर का मतलब होता है माउंटेन, फड़का मतलब फड़फड़ाता हुआ, अपार बहुत ज़्यादा इन एक्सेस, पारद के पर, पारद के पर का मतलब है पारे के समान धवल या चमकीले पंख, या हम इंग्लिश में कह सकते हैं कि शाइनिंग लाइक मर्क्यूरी एंड शाइनिंग फेदर। पर का मतलब होता है फेदर। यहाँ पे हमने कवि ने यहाँ पे देखा कि उड़ गया, जो अभी तक हमें माउंटेन दिखाई दे रहा था, पहाड़ दिखाई दे रहा था, अब क्या है, पहाड़ हमें दिखाई नहीं दे रहा था। प्रैक्टिकली देखा जाए कि बादल आ गए जिसके कारण पहाड़ ढक गया। लेकिन यहाँ पे कवि कहते हैं, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है, पर्सोनिफिकेशन कहा बताया है उसके बारे में, कि ऐसा लग रहा है कि मानो एक सफेद चमकीले पारे के समान चमकीले पंख लगा करके एक फड़फड़ाता हुआ आया और उसको उड़ा करके ले गया। ओके, जो भूधर जो दिखाई दे रहा था, उड़ गया अचानक लो भूधर, ऐसा लग रहा है अचानक जो अभी तक पहाड़ दिखाई दे रहा था वो उड़ गया, ऐसा लगता है कि सफेद पंख लगा करके, चमकीले पंख लगा करके वो उड़ गया। इसमें कभी नहीं बताया है। आगे देखेंगे, रवशेष रह गया है निर्झर, है टूट पड़ा भूपर अंपर। रव शेष का मतलब सिर्फ मूल्य साउंड सुनाई दे रहा है,
और निर्झर का मतलब होता है झरना, वाटरफॉल। है टूट पड़ा, है टूट पड़ा मतलब टूट पड़ के गिर गया, फिर अटैक किया है। अंबर, अंबर का मतलब होता है स्काई। ऐसा लगता है कि टूट पड़ा भू पर, ऐसा लगता है कि भू पर अर्थात धरती पर, जमीन पर, अर्थ पर जो अंबर ने हमला कर दिया है, आकाश ने हमला कर दिया है। और उस किस पे हमला किया है? उस धरती पर हमला कर दिया है। सिर्फ क्या सुनाई दे रहा है? झरने जो थे, झरने की आवाज सुनाई दे रही है, क्योंकि झरना दिखाई नहीं दे रहा है। प्रैक्टिकली देखा जाए सही में क्या होता है, ओके, कि क्या होता है जब बादल छा जाते हैं, हमेशा हर जगह धुंध छा जा धुंध मतलब रहती है, जिससे हमें कुछ दिखाई नहीं देता, ना आसमान दिखाई देता है, ना धरती। तो कवि का मानवीकरण अलंकार के द्वारा यहाँ पे बताया है कि कुछ नहीं, ऐसा लगता है कि जो अंबर है इसने अटैक किया है किस पर? भू पर। रवशेष रह गया है निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। है टूट पड़ा भू पर, टूट पड़ना, किसी पर अटैक कर देना, ओके, टूट पड़ना। तो अंबर जो आसमान है वो जमीन पर, धरती पर अटैक कर दिया है, भू पर अटैक कर दिया है, टूट पड़ा हुआ है झपट्टा मारने के लिए, ऐसा कह सकते हैं। सिर्फ अब क्या है? रवशेष रह गया, सिर्फ झरने की आवाज। शेष मतलब वनी, रव मतलब साउंड, ओके। रह गया है निर्जल, सिर्फ झरने की आवाज सुनाई देती है और कुछ सुना दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें कवि ये कहना चाहता है। आगे हम देखेंगे। धंस गए धरा में सभय शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल। जैसे हमने देखा कि जो बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे थे, जो तालाब का पानी एकदम स्वच्छ, जो तालाब दिखाई देता था, विशाल था, स्वच्छ था, निर्मल था, अब वो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कवि को लग रहा है, कवि कह रहे हैं कि धंस गए। धंस गए का मतलब होता है वो जमीन में चले गए। कौन चला गया? जो डर, सॉरी, जो पेड़ थे, शाल के जो वृक्ष थे, वे सब है मतलब डर के कारण वे धरा में, धरा मतलब धरती, अर्थ में धंस गए, अर्थात अंदर चले गए, क्योंकि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। उठ रहा धुआं, जो तालाब हमें साफ स्वच्छ दिखाई दे रहा था, उसमें क्या हो रहा है? उठ रहा धुआं, उसमें धुआं उठ रहा है। जल गया ताल, जो तालाब था उसमें आग लग गई है और उसमें धुआं उठ रहा है, अर्थात धुंध के कारण कवि को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें इसमें ऐसा बताया गया है, ओके। धंस गए धरा, धरा में सभय शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल। तो बहुत आसान भाषा में यहाँ पे प्रस्तुत किया है सुमित्रा नंदन पंत ने। आगे देखेंगे हम। यूं जलदयान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। जलदयान मतलब बादल रूपी यान में, ओके, बादल रूपी यान में क्या कर रहा था? विचर विचर मतलब घूम घूम के, विचर मतलब घूम घूम करके, इंद्र खेलता इंद्रजाल। इंद्र जो जो बादलों के देवता हैं, वर्षा के देवता हैं, जो एक इंद्रजाल खेल रहे हैं, एक जादूगरी कर रहे हैं। किस में बैठ करके? जलदयान, अर्थात जलद का मतलब होता है बादल, बादल रूपी यान में बैठ करके इधर उधर क्या खेल रहे हैं? जादू का खेल खेल रहे हैं। इसमें कवि ये बताना चाहता है। आगे देखेंगे हम। यहाँ पे सभी पंक्तियों का यहाँ पे व्याख्या दी गई है, तो आप पूरी एक व्याख्या फिर से करेंगे। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर, रवशेष रह गया है निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। धंस गए, धंस गए धरा में सभय शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल। यो जलदयान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। इसमें यहाँ पे पूरा इसकी शब्दार्थ दिए गए हैं, आपको आसानी होगी। कवि कहते हैं, लो उधर देखो, लगता है एक पूरा पहाड़ पारे के समान धवल और चमकीले पंखों को फड़फड़ाता हुआ ऊपर आकाश में उड़ चला। आशय है कि अचानक पहाड़ के समान बहुत अधिक श्वेत और चमकीले बादल आकाश में छा गए, यहाँ तक कि झरने भी दिखना बंद हो गए, बस उनकी झरझर आवाज शेष रह गई। तुरंत बाद में उन बादलों से इतनी तेज वर्षा हो गई कि जैसे आकाश धरती पर टूट पड़ा। उसने बारिश रूपी वाणों से धरती पर आक्रमण कर दिया हो।
शाल के पेड़ बादलों के झुंड में ऐसे धंसे हुए प्रतीत हो रहे थे कि लगता है मानो वे भयभीत होकर धरती में धंस गए। तालाब के जल से इस तरह धुआं उठने लगा कि मानो तालाब के जल में आग लग गई हो। इस प्रकार वर्षा का देवता इंद्र बादल रूपी विमान में घूम घूम कर अपने जादुई खेल दिखा रहा है। आशय यह है कि वर्षा में पहाड़ों में क्षण क्षण में अद्भुत दृश्य दिखाई देता है, अर्थात हमेशा वहाँ पे मौसम बदलता रहता है। जैसे आप जानते हैं, मैंने पहले भी बताया कि ये सुमित्रानंद जो पंत हैं वो अल्मोड़ा के रहने वाले थे, और वहाँ के पूरे उनके परिवेश का उन पर असर हुआ था, और इस वजह से उन्हें बहुत सारे प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में जाने जाते हैं। अर्थात उन्होंने बहुत सारी ऐसी कविताओं को लिखा हुआ है जिसमें प्रकृति प्रेम को दिखाया गया है, अर्थात प्रकृति के बारे में बहुत है। क्योंकि जो इंसान जहाँ का रहने वाला होता है उसकी छवि उसकी छाप पड़ती रहती है। जिस माहौल में रहता है वो कवि जो होता है उसके बारे में लिखता है। तो यहाँ पे आशा करता हूँ कि आपको ये कविता जो कक्षा 10वीं से है, और ये आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और अगर नहीं समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में देखिए, हम आपको फिर से इसको समझाने की कोशिश करेंगे। जो भी डाउट होगा हम आपको क्लियर करेंगे। ओके, यहाँ पर मैं इसका यहाँ पर समाप्त करता हूँ। ओके, प्लीज़ अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे सभी को इसका फ़ायदा हो। आगे अगले वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।